नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो हम जो है कलाम की जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होती है उसकी साइकोलॉजी देख रहे थे। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में जो सेम क्वेश्चन आए थे वो देख रहे थे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अपनी क्लास नंबर जो है ये 5 है और साइकोलॉजी की क्लास नंबर 3 है कि कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है। तो देखो, कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है। तो इसका उत्तर देखो, आप ऑप्शन सामने है आपके, तो एक बार आपको ऑप्शन पढ़ते ही थोड़ा सा ऐसे क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन इसका सही हो सकता है। तो देखो, इसका उत्तर होगा आपका द्वंद्व। ठीक है, द्वंद्व में क्या होता है कि दो या दो से अधिक जो चीजें होती है उनके बीच में आपको डिसाइड करने में थोड़ी सी क्या होती है, परेशानी होती है। ठीक है, तो कुसमायोजन जो होता है उसमें जो विशेष रूप से निर्णय लेने से कौन सा संबंधित है, द्वंद्व संबंधित है कि ये करूं या नहीं करूं, वो करूं या नहीं करूं। ये आपके जो है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। और वैसे अगर दो को एक ही मान ले तो 3 प्रकार के माने जाते हैं। उनकी चर्चा हम जो आगे क्वेश्चन आएगा उसमें करेंगे एकदम डिटेल से, क्योंकि इससे संबंधित एक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो कुसमायोजन में जो है विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित कौन सा है, तो निर्णय लेने से संबंधित है आपका द्वंद्व। ठीक है, द्वंद्व में मतलब आप 2 या 3 निर्णयों में जो कंफ्यूज हो जाओ कि ये करूं या ये करूं, ये अपने लिए सही है या ये सही है। तो ये 4 या 3 प्रकार के होते हैं। वैसे 4 प्रकार के होते हैं और दो हैं वो एक जैसे ही होते हैं। उनको अगर एक माने तो ये 3 प्रकार के होते हैं। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। 46वां क्वेश्चन हो रहा है आपका, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, मनोविज्ञान में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें से ये मान के चलो आप लगभग जो है 8 से 10 क्वेश्चन आप आराम से ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, मतलब ऐसा मतलब कॉमन सेंस के हिसाब से। ठीक है, देखो जैसे ये क्वेश्चन है कि सुमित हमेशा लोगों की शारीरिक बनावट के बारे में सोचता है। वह अक्सर ये जानने के लिए उत्सुकता दिखाता है कि कुछ लोगों का रंग सांवला है या गोरा क्यों होता है, कुछ लोग लंबे और कुछ छोटे क्यों होते हैं, कुछ पतले क्यों होते हैं और कुछ मोटे क्यों होते हैं। उसकी ये जिज्ञासा व्यक्तिगत भिन्नता के किस पहलू से संबंधित है। तो आपने जैसे ही पढ़ा आपको पता चल गया कि क्या उत्तर हो सकता है। क्या वो भाषाई भिन्नता के बारे में सोच रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या वो संज्ञानात्मक भिन्नता के बारे में सोच रहा है? बिल्कुल नहीं। क्या वो शारीरिक भिन्नता के बारे में सोच रहा है? तो बिल्कुल सोच रहा है। मोटा पतला सांवला गोरा, ठीक है, लंबा छोटा, ये सारे व्यक्तिगत भिन्नता के कारण है। तो नैतिक भिन्नता भी नहीं होगी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? शारीरिक भिन्नता। ठीक है, आराम से सामने ही उत्तर है आपके और ये क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल गया कि शारीरिक भिन्नता की बात हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके 30 में से 8 से 10 आएंगे। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये नहीं सोचना कि इतना इजी क्वेश्चन कैसे आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। 47वां क्वेश्चन बोल रहा है, देखो ऊपर भले ही लेवल 1 लिखा हुआ है, मैं बार बार बता रहा हूं, लेकिन ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में सेम क्वेश्चन आते हैं जो शुरुआत के 90 क्वेश्चन होते हैं वो। ठीक है, तो वही जो है अभी जो है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है और ये टॉपिक वाइज है। अभी साइकोलॉजी है, हिंदी वगैरह शुरू नहीं हुई है, अगले टेस्टों में होगी, तो वो भी यहाँ पर आपको जीवा स्टडी पर करवा दी जाएगी। फिर क्वेश्चन है कि मनुष्य के बीच पहचानी जाने वाली सबसे सामान्य व्यक्तिगत भिन्नता कौन सी है। व्यक्तिगत भिन्नता कई प्रकार की होती है। ठीक है, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, सामाजिक, संज्ञानात्मक, हर जो टाइप से जो है व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। तो जो आसानी से पहचाने जाने वाली जो है कौन सी व्यक्तिगत भिन्नता है जिसको जो है व्यक्ति जो है सामान्य से आराम से पहचान सकता है। ठीक है, तो सबसे सामान्य व्यक्तिगत भिन्नता देखो, ऑप्शन देखते हैं। वृद्धि में, विकास में भिन्नता तो हो सकता है, लेकिन आगे देखते हैं। लिंग व जाति में, क्या जाति में विशेषता आप किसी व्यक्ति को देख के पहचान सकते हो ये किस जाति का है? तो बिल्कुल नहीं, ये सामान्यतः नहीं पहचानी जाती। ठीक है, शारीरिक तो आप पहचान लेते हो। क्या मनोवैज्ञानिक भिन्नता को आप देखकर पहचान सकते हो व्यक्ति को? सामान्यतः नहीं। ठीक है, सामाजिक व सांस्कृतिक, तो ये सामाजिक भिन्नता है, इसको भी आप जल्दी से नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है, मतलब बात यहां हो रही है कि सबसे सामान्य व्यक्तिगत भिन्नता कौन सी है, तो सबसे सामान्य है वृद्धि और विकास। कोई व्यक्ति लंबा है, छोटा है, मोटा है, ठीक है, जो है सांवला है, गोरा है, इस चीज को तो आप देखते ही पहचान लोगे। तो ये वृद्धि और विकास है ना, ये भिन्नता आप जो है सामान्यतः आराम से पहचान सकते हो। सबसे सामान्य विशेषता होती है वृद्धि और विकास की भिन्नताएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। 48वां क्वेश्चन बोल रहा है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। तो देखो, टर्मन और मेरिल ने एक स्केल दी थी, वो पूरी की पूरी मैं लिखवा देता हूं क्या, ताकि आपके काम भी आए। सबसे पहले इन्होंने बोला 0 से 24 तक की जिनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो होते हैं आपके जड़ बालक। कौन से? जड़ बालक। ठीक है, फिर 25 से लेकर 49 ये होते हैं आपके मूड। ठीक है, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग स्केल दिए। हम बात करें टर्मन और मेरिल की स्केल जो सबसे ज्यादा मानी जाती है। फिर जो है आपके 50 से लेकर 69 तक ये होती है आपकी मूर्ख।
ठीक है। और 69 के बाद में हो गया 70 से लेकर 79 तक जो होते हैं आपके होते हैं सामान्य से नीचे, सामान्य से नीचे, ध्यान रखना नाम, सॉरी मंद बुद्धि, सामान्य से नीचे नहीं, मंद बुद्धि भूल गया मैं, ये होते हैं आपके मंद बुद्धि, ठीक है। अलग अलग नाम ध्यान रखना। फिर आते हैं आपके जो है 80 से लेकर 89 तक, 80 से 89 वाले होते हैं सामान्य से नीचे, सामान्य से नीचे बुद्धि लब्धि, ठीक है। फिर आपके जो आती है वो आती है 90 से 109, ये होते हैं आपके जो है सामान्य बुद्धि वाले, कौन से, सामान्य बुद्धि वाले। फिर आती है आपके 110 से लेकर 119 तक, ये है सामान्य प्लस, यानी सामान्य से थोड़े ऊपर, तो मैं यहां पर लिख देता हूं सामान्य प्लस मतलब सामान्य से ऊपर। फिर आते हैं आपके 120 से लेकर 129, ये आपके आते हैं तीव्र बुद्धि, ठीक है। और फिर इसके बाद में आता है 130 से लेकर 139, ये आते हैं आपके प्रखर बुद्धि, कौन सी बुद्धि, प्रखर बुद्धि। और 140 जो प्लस है वो आपके आते हैं प्रतिभाशाली, सबसे ऊपर यही होता है प्रतिभाशाली, तो इनका जो है ध्यान रखना। तो ये स्केल है, ये 10 जो आपके रेटिंग दी हुई है। तो यहां बोला प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है, तो देखो ऊपर देखो 140 होती है, 140 या उससे ज्यादा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सामान्य किसकी होगी, 100 वाले की होगी, क्योंकि सामान्य में किसकी होती है 90 से लेकर 109 के बीच में होती है, तो ये पूरा आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 49, 49वां क्वेश्चन बोल रहा है प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता के संदर्भ में असत्य कथन बताओ। तो ये भी जो है कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि जो प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता है, मतलब कोई बालक है जो प्रतिभाशाली है, उसके संदर्भ में असत्य कथन क्या हो सकता है। सबसे पहले अवधान केंद्रण में कुशल, मतलब जो है अवधान केंद्र मतलब ध्यान लगाने में जो एकदम कुशल होगा, तो बिल्कुल प्रतिभाशाली बालक तो जो एकदम कुशल होगा, तो ये तो सत्य बात है। फिर नए विषय सीखने की ललक, तो ये भी बिल्कुल सही है, प्रतिभाशाली बालक में नए विषय सीखने की ललक होगी। फिर कक्षा कक्ष में निम्न स्तरीय प्रदर्शन, क्या प्रतिभाशाली बालक कक्षा कक्ष में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करेगा, तो बिल्कुल नहीं करेगा, तो यही क्या हो गया आपका असत्य हो गया। फिर देखो उच्च स्तरीय उपलब्धि अभिप्रेरणा होती है, तो बिल्कुल, मतलब उपलब्धि अभिप्रेरणा मतलब कुछ पाने की जो है एक प्रकार से मोटिवेशन, ठीक है, तो वो उच्च स्तरीय होता है, प्रतिभाशाली बालक में बिल्कुल होता है। तो तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, निम्न स्तरीय प्रदर्शन नहीं करता प्रतिभाशाली बालक, और असत्य बताना था, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50। आज के क्वेश्चन कुछ इजी है, जो पहले 2 क्लास थी उनसे, और पहले वाली क्लास से नहीं देखे तो जरूर देखें। फिर एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है, तो ये भी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। और एक बात मैं आपको कह चुका कि जो है मनोविज्ञान में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें उचित विकल्प का चयन करते हैं, मतलब सही तो 2 भी लग रहे हैं, 3 भी लगते हैं, लेकिन उचित विकल्प कौन सा है उसका चयन करते हैं। तो सबसे पहले जो एक अच्छे अधिगमकर्ता होगा उसकी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी होगी, तो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन 1 ही इसका सही उत्तर होगा। दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए एक अच्छे अधिगमकर्ता बनने के लिए। फिर अवधान मतलब ध्यान होना चाहिए, तो ये भी है लेकिन इससे कम है, ठीक है। शैक्षिक योग्यता, ये इतना जो है अच्छे अधिगमकर्ता के में जो है शैक्षिक योग्यता जो है इतनी जो है असर नहीं डालती, और परिपक्वता का भी यहाँ कोई रोल नहीं है। तो ये नीचे वाले 3 जो है इनका इतना रोल नहीं है जितना इच्छा शक्ति का है, तो ऑप्शन 1 उचित विकल्प का चयन करें। ये चीजें आपको देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, 1 2 3 जितने भी क्वेश्चन आते हैं ऐसे, उसमें फिर 2 या 3 में कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन अपने को अपने हिसाब से जो उचित विकल्प दिख रहा है ना उसको ही लेना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ये एक परिभाषा है, इसको आप जो है एक बार आंखों के आगे से गुजार लें, क्योंकि परिभाषा को वैसे ज्यादा याद नहीं रहती परिभाषाएं, लेकिन एक बार आंखों के आगे से निकली हो तो थोड़ा सा अपने फायदा रहता है। और ये टेस्ट में वही परिभाषाएं जो है इंक्लूड की गई है जो पहले आ चुकी हो, ठीक है। जैसे बुद्धि जटिल विचारों को समझने, पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करने, अनुभव से सीखने, विभिन्न तरह की तर्कणा में सम्मिलित होने और चिंतन द्वारा बाधाओं को दूर करने की क्षमता होती है। ये परिभाषा किसने दी? बुद्धि जटिल विचारों को समझने, पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करने, अनुभव सीखने, विभिन्न प्रकार के तर्कणा में सम्मिलित होने और चिंतन द्वारा बाधाओं को दूर करने की क्षमता होती है। ये परिभाषा किसने दी? और आया हुआ क्वेश्चन है तो ध्यान रखना ऑप्शन 1 होगा, निसेर व उनके सहयोगियों ने दी। तो ये इंपॉर्टेंट बनती है, जो परिभाषाएं रिपीट होती है ना वही बार बार होती है, वो चाहे सेकंड ग्रेड में हो चाहे रीट में हो, जो आ चुकी है ना एक बार उसके आने के ज्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि वैसे तो परिभाषाओं का कोई अंत भी नहीं है। तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन नंबर 52।
52वां क्वेश्चन बोल रहा है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए किसने त्रिचक्र मॉडल प्रस्तुत किया। बात यहां बुद्धि की नहीं हो रही है, बात यहां हो रही है प्रतिभाशाली बालकों की। ठीक है, तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए त्रिचक्र मॉडल, क्या त्रिचक्र मॉडल किसने प्रस्तुत किया। तो ये क्वेश्चन भी आपको अलग से अच्छे से याद रखना है। ये जोसेफ रेनेजुएली ने, किसने, जोसेफ रेनेजुएली ने जो है त्रिचक्र मॉडल प्रस्तुत किया। किसके लिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए। बुद्धि से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से संबंधित है त्रिचक्र मॉडल का, जो जोसेफ रेनेजुएली ने प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53वां क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। व्यक्ति का स्वयं के बारे में उसकी क्षमताओं योग्यताओं का प्रत्यक्षण क्या कहलाता है। यह जो है शब्द आपके जो है पहले की मैं क्लासें जो मैंने जो है पहले नोट्स आधारित क्लासें ली उसमें बता भी चुका कि व्यक्ति के स्वयं के बारे में और उसकी क्षमताओं के और योग्यताओं का प्रत्यक्षण क्या कहलाता है। अगर व्यक्ति कोई खुद के बारे में जाने ना, वो कहलाता है स्वयं संपर्ते। ठीक है, स्वयं संपर्ते कहलाता है। ये क्वेश्चन भी बार बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कई जो टीचिंग एग्जाम है उनमें ये क्वेश्चन घूमता है कि व्यक्ति का स्वयं के बारे में अपनी क्षमताओं अपनी योग्यताओं का प्रत्यक्षण क्या कहलाता है, स्वयं संपर्ते कहलाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा पद गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो देखो गिलफोर्ड ने कौन सा दिया था, संरचना मॉडल दिया था, बुद्धि का संरचना मॉडल, बुद्धि का संरचना मॉडल दिया था। ठीक है, त्रिआयामी मॉडल भी कह सकते हो। इस संरचना मॉडल में इन्होंने 3 प्रकार की जो है कारक बताए, जिसमें सबसे पहले थी संक्रिया। ये पिछले 2 वीडियो में इनकी चर्चा भी कर चुके। दूसरा क्या था, विषय वस्तु, विषय वस्तु, और तीसरी थी आपकी क्या, उत्पाद। ये 3 जो है कारक बताए, और इसमें देखो संक्रिया में 6 विमा बताई, और विषय वस्तु में 5 विमा बताई, और उत्पाद में अपने 6 विमा बताई, और इन तीनों को गुणा करने पर टोटल 180 विमाएं बताई इन्होंने। कितनी, 180। ठीक है, तो इनके बारे में हम डिटेल से पिछले वीडियो में जो है बात कर चुके हैं। तो गिलफोर्ड के मॉडल से संबंधित कौन नहीं है, संक्रिया है, विषय वस्तु है, उत्पाद है, तो कौन नहीं है आपका लाभ। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन बोल रहा है कि सृजनात्मकता की विशेषता होती है। सृजनात्मकता से मतलब क्या, देखो सृजनात्मकता का बुद्धि से कोई संबंध नहीं होता, ये ध्यान रखना। सृजनात्मकता का बुद्धि से कोई संबंध नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बुद्धिशाली व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति है, कोई बुद्धिमान व्यक्ति है वो सृजनशील भी होता है, उसकी कोई भी गारंटी नहीं होती। ठीक है, मतलब बुद्धि का सृजनात्मकता से कोई संबंध नहीं है। कोई मंद बुद्धि या कम बुद्धि या सामान्य बुद्धि से नीचे बुद्धि का बालक भी सृजनात्मक बालक हो सकता है। ये बात दिमाग में आप एकदम फिट कर लें कि कोई जो है सामान्य बुद्धि से नीचे की बुद्धि का बालक भी क्या हो सकता है, सृजनशील या सृजनात्मक बालक हो सकता है। बुद्धि का सृजनात्मकता से सीधा कोई संबंध है ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है अपना वो ये है कि सृजनात्मकता की विशेषता कौन सी है। सबसे पहले मौलिकता। मौलिकता जरूर सृजनात्मकता की विशेषता है। मौलिकता मतलब आपका अनूठा सुझाव, किसी जो है समस्या समाधान के लिए आपका जो अनूठा सुझाव है, मतलब सबसे हटकर जो सुझाव होता है उसको कहते हैं मौलिकता। तो बिल्कुल सही है। फिर है प्रभावशीलता, मतलब आपका जो भी आइडिया है वो जो है सामने वाले को प्रभावित करें, और जो है ये आपका जो है बिल्कुल जो है सृजनात्मकता की विशेषता है। लचीलापन। लचीलापन क्या होता है, लचीलापन होता है कि एक ही समस्या के आपके पास अनेक आइडिया हो। ठीक है, एक ही समस्या के अनेक जो है हल हो, आपके अनेक हल हो। ठीक है, ये होता है आपकी लचीलापन। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। ये देखो 56वां क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण की उपस्थिति की संभावना कम है। ठीक है, अभी ऊपर अपन क्या बात करके आए कि जो है कि बुद्धि का और सृजनात्मकता का आपस में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो देखो एक सृजनात्मक बालक है, उसमें कौन सा चिंतन पाया जाता है, अपसारी चिंतन। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि एक सृजनात्मक बालक में कौन सा चिंतन पाया जाता है, तो अपसारी चिंतन पाया जाता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर अभिसारी चिंतन, ये चिंतन पाया जाता है बुद्धिमान व्यक्ति में, ये बुद्धि से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, बुद्धि से। अभिसारी चिंतन बुद्धि से संबंधित होता है, और अपसारी चिंतन होता है सृजनात्मकता से। ये क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चन बहुत घूमे हुए क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज्यादा रिपीट हुए क्वेश्चन है, सीटेट वगैरह में भी रिपीट होते रहते हैं। तो अपसारी चिंतन जो है वो सृजनात्मकता से संबंधित है, और अभिसारी चिंतन बुद्धि से। और अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हम बात करके आए कि बुद्धि और जो आपका सृजनात्मकता है उसका कोई भी लेना देना नहीं है। एक कम बुद्धि वाला भी व्यक्ति भी सृजनात्मक हो सकता है। तो अभिसारी चिंतन जो है उसकी जो है उपस्थिति की संभावना सबसे कम होती है। तो आपका जो है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है,
बाकी देखो अपसारी चिंतन तो सृजनात्मकता में होता है। अमूर्त चिंतन की योग्यता, मतलब कोई चीज आपके सामने नहीं है फिर भी उसको जो आप इमेजिन कर सको, चिंतन कर सको, तो बिल्कुल। और नवीन आमुख उत्पाद की योग्यता, मतलब नए नए जो है चीजें बनाना या नई नई जो है उत्पाद बनाने की योग्यता होनी चाहिए, बिल्कुल। तो सृजनात्मकता इनसे संबंधित है। दूसरे की संभावना जो है सृजनात्मक बालक में उपस्थित होने की सबसे कम है, क्योंकि ये बुद्धि से संबंधित है और बुद्धि और सृजनात्मकता का कोई भी संबंध नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। 57वां क्वेश्चन बोल रहा है कि बुद्धि लब्धि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सत्य कथन की पहचान कीजिए। अभी अपन जो ऊपर एक क्वेश्चन आया था अपने पास, ठीक है, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन ही था शायद, चौथा था, 48वां क्वेश्चन था ना, उसमें अपन जो एक 10 जो अपन देख चुके कौन से कहा कौन सी मूर्ख बुद्धि होती है, कौन सी मंद बुद्धि होती है, कौन सी जड़ बुद्धि होती है, उसी सारणी में से ये क्वेश्चन है कि 50 से 69 बुद्धि लब्धि प्राप्त वालों को मूर्ख समझा जा सकता है। तो अपन जो है अभी पढ़कर आए कि जो है 25 से जो 49 तक है वो तो होता है मूड, और जो है आपका 50 से लेकर 69 तक होता है वो होता है मूर्ख। ये जो है अपन ऊपर पढ़कर आ चुके हैं, उस सारणी को आप वापस जाके भी देख सकते हो, तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर सामान्य व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 130 से ऊपर होती है, तो बिल्कुल नहीं होती है। सामान्य व्यक्ति की बुद्धि लब्धि होती है, आपको बता चुका, 90 से 109 तक होता है सामान्य व्यक्ति, ठीक है। और 130 से ऊपर क्या होता है, 130 से लेकर 139 तक होता है प्रखर बुद्धि। कौन सी बुद्धि? प्रखर बुद्धि। और 140 प्लस तो आपको पता है प्रतिभाशाली होता है। तो पहला सही है और दूसरा क्या है, गलत। तो पहला सही, केवल पहला सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वेस्लर द्वारा 1949 में 6 से 11 वर्ष के बच्चों की बुद्धि मापन के लिए कौन सी मापनी तैयार की गई? ठीक है, वेस्लर द्वारा 1949 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बुद्धि मापन के लिए कौन सी मापनी तैयार की गई? तो देखो इसका जो उत्तर होगा वो आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो ये चारों जो ऑप्शन है ना, ये चारों वेस्लर द्वारा प्रतिपादित मापनी है, ठीक है। जो आपका पहला ऑप्शन है ना, पहला ऑप्शन वो होता है देखो WISC। तो W से तो हो गया वेस्लर, ठीक है, I से होगा इंटेलिजेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस, ठीक। W से वेस्लर, I से इंटेलिजेंस, S से स्केल, S से स्केल, और C से हो गया फॉर चिल्ड्रन। किसके लिए? चिल्ड्रन। तो ये आपको पता हो गया कि उत्तर क्या हो सकता है इसका, पहला ही हो सकता है, क्योंकि पहला जो है चारों स्केल जो है, ये चारों ऑप्शन जो दिए हुए हैं सारे वेस्लर से संबंधित है। जो पहला है ना ऑप्शन, इसमें क्या है, VISC यानी वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों, सॉरी 6 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए जो है बुद्धि का मापन करती है। और ये 1949 में जो है इन्होंने बनाई, और इसी का विकसित रूप है, इसमें जो है R लगा दिया, ये आगे आ जाएगा आपके। और ये 1974 में, कब? 1974 में। सेम ये भी जो है आपकी जो है इसी का ही संशोधित रूप है। फिर बात करें WAIS, ठीक है, WAIS जो है ये आपकी जो है वयस्क जो होते हैं ना, एक मिनट, ये जो है ना आपकी, ये वयस्क जो व्यक्ति होते हैं उनके मापन के लिए थी, ठीक है। और WPPSI जिसको हम कह सकते हैं जो है प्री स्कूल, जो है वेस्लर, W से तो वेस्लर हो गया, P से हो गया प्री स्कूल, एंड P से प्राइमरी स्केल फॉर इंटेलिजेंस। ये जो है आपके जो है प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए, कब किस बच्चों के लिए? 6 से कम वर्ष के जो बच्चे होते हैं ना प्री प्राइमरी वाले, उनके लिए जो है ये स्केल बनाई गई थी, ठीक है। बहुत छोटे बच्चों के लिए जो है स्केल बनाई गई थी। तो सारों आपको ध्यान रखना है। VISC वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, ये जो है 1949 में बनी, और इसी का विकसित रूप जो है 1974 में ये VISC-R बना। और VAIS जो है वयस्क व्यक्तियों के लिए, A से अडल्ट होता है, अडल्ट यानी वयस्क व्यक्ति, ठीक है। और WPPSI जो है प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए बनाई गई। तो ये थोड़ा सा जो है चारों स्केलों के बारे में आप ध्यान रखना। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि 1974 पूछता ना तब तो ये हो जाता है। ये भी 6 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए, लेकिन ये 1974 में जो है बनाई गई। ये 1949 में VISC बनाई गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। 59वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि हिप्पोक्रेटस द्वारा व्यक्तित्व वर्गीकरण के अनुसार उत्साही व आशावादी प्रवृत्ति वाले क्या कहलाते हैं? तो देखो हिप्पोक्रेटस ने 4 प्रकार का व्यक्तित्व वर्गीकरण किया, जो आपके चारों ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अब जो बात आ रही है कि उत्साही और आशावादी प्रवृत्ति वाले कौन से होते हैं, तो उत्साही और आशावादी प्रवृत्ति वाले होते हैं सैंग्विन। कौन होते हैं? सैंग्विन। और जो आपके कोलेरिक होते हैं ना, कोलेरिक, ये क्या होते हैं? ये संवेगात्मक कमजोर होते हैं। क्या होते हैं? संवेगात्मक कमजोर, संवेगात्मक कमजोर, और शारीरिक शक्ति होती है इनमें, शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट होते हैं, शारीरिक शक्ति पाई जाती है, ठीक है। फिर मेलेनोकोलिक, जो मेलेनकोलिक है ये शक्तिहीन और निराशावादी होते हैं, शक्तिहीन और निराशावादी, निराशावादी।
और फिर जो बचते हैं आपके फ्लेगमेटिक, जो फ्लेगमेटिक है वो आपके भाव शून्य होते हैं, भाव शून्य होते हैं और संवेगात्मक रूप से सशक्त होते हैं, संवेगात्मक रूप से क्या होते हैं, सशक्त होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उत्साही और आशावादी होते हैं आपके सैंग्विन प्रकार के। ये चारों प्रकार जो है हिपोक्रेटस ने दिए थे व्यक्तित्व के। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 60, स्टैफोर्ड बिन्ने परीक्षण का माप किसका मापन करता है? तो कल ही अपन बात कर चुके हैं स्टैफोर्ड बिन्ने परीक्षण के बारे में। देखो क्वेश्चन कब कंफ्यूज करता है कि कोई चीज पूछ लेते ना कि व्यक्तित्व मापन की विधि बताओ, बुद्धि मापन की विधि बताओ, तो अपन आराम से कर लेते हैं। लेकिन कंफ्यूज कब होते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन है, स्टैफोर्ड बिन्ने परीक्षण किसका मापन करता है? अब आप व्यक्तित्व और बुद्धि में कंफ्यूज हो जाओगे कि स्टैफोर्ड बिन्ने परीक्षण बुद्धि का करता है या व्यक्तित्व का करता है। तो इसी चीज से बचने के लिए आप जो है सबको ध्यान से अलग अलग पढ़ लें कि कौन सी जो है व्यक्तित्व मापन की विधि और कौन सी जो है आपकी बुद्धि मापन के। तो स्टैफोर्ड बिन्ने परीक्षण जो है आपका बुद्धि का मापन करता है। कुल मिला के कंफ्यूजन होता है व्यक्तित्व और बुद्धि में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है, बाकी में तो नहीं होता क्योंकि व्यक्तित्व और बुद्धि के बहुत सारे परीक्षण किए हुए हैं, इसलिए तो बुद्धि होगा स्टैफोर्ड बिन्ने परीक्षण का उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61वां क्वेश्चन देखो। हाँ देखो ये क्वेश्चन जैसे कि एक अध्यापक ने विद्यार्थी को TAT परीक्षण किया ताकि उसमें किसकी पहचान किया जा सके। TAT क्या होता है? विषय आत्मबोध परीक्षण, विषय आत्मबोध परीक्षण। तो ये किसके मापन के लिए होता है? तो ये होता है आपका व्यक्तित्व मापन के लिए। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा आप ध्यान रखना, व्यक्तित्व मापन के लिए कौन सा होता है, बुद्धि मापन के लिए कौन सा होता है। और इसमें अपन कल बात कर चुके हैं 30 कार्ड होते हैं। अगर ऑप्शन में 30 आए तो 30 सही उत्तर करना है कि कितने कार्ड होते हैं TAT में, और वरना होते हैं इसमें 31 कार्ड, क्योंकि जो है 30 रंगीन होते हैं और एक खाली कार्ड होता है। तो जो भी ऑप्शन है इन दोनों में से वही इसका उत्तर माना जाता है। 30 है तो 30, 31 है तो 31। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62वां क्वेश्चन देखो, सही कूट की पहचान करनी है आपको। सबसे पहला है कि समायोजन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। समायोजन मतलब कोई चीज में जो है आप कमी है उसको पूरा करना। सबसे पहले ये संतुलन प्रदान करती है, तो अभी ऊपर बात कर चुका मैं कि समायोजन मतलब कोई चीज की जो है कमी पूरी करना, तो संतुलन तो प्रदान होगा। अगर कमी पूरी हो जाएगी तो बिल्कुल है। ये समस्या समाधान करता है, तो बिल्कुल करता है। मान लो कि आप कोई चीज से परेशान हो और फिर आप उसको समायोजित कर ले तो आपकी समस्या दूर हो जाती है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो ये गलत हो गया। समायोजन निरंतर चलता रहता है आपकी जिंदगी में, कभी किसी चीज से कभी किसी चीज से। ठीक है, फिर समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है। तो बिल्कुल कोई चीज आपके पक्ष में नहीं हो रही और वो समायोजित भी नहीं हो रही है आपसे, तो आप तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरे रहेंगे। तो चौथा भी सही है, तीसरा गलत है, पहला दूसरा चौथा सही है। तो पहला दूसरा चौथा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तीसरा गलत है, निरंतर चलता है समायोजन। क्वेश्चन तीसरा बोल रहे हैं 63वां कि बुद्धि के त्रितंत्रीय ट्राइआर्किक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विश्लेषण सर्जनशील और व्यवहारिक रूप के अंतर्गत आती है। बुद्धि के इस सिद्धांत का विकास किसने किया? तो देखो त्रितंत्रीय जो आपका बुद्धि का सिद्धांत है उसका विकास किसने किया? तो उत्तर होगा रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। ठीक है, इन्होंने कौन सा दिया? त्रितंत्रीय। अब देखो थोड़े से और हम अच्छे से जान लेते हैं, इन्होंने दिया त्रितंत्रीय। ठीक है, अब बात आती है आपकी त्रिकारक सिद्धांत की। तो त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? तो त्रिकारक सिद्धांत दिया आपका किसने? स्पीयरमैन ने, स्पीयरमैन ने। एक आपका त्रिचापीय सिद्धांत, त्रिचापीय सिद्धांत, त्रिचापीय सिद्धांत किसने दिया? त्रिचापीय सिद्धांत दिया कैरोल ने। ठीक है, एक आपका त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, ये किसने दिया? ये दिया गिलफोर्ड ने। ये सारे त्रि है ना, इन त्रियों को याद रखना। ठीक है, तो त्रिकारक स्पीयरमैन, त्रिचापीय कैरोल, त्रिआयामी जिसको संरचना मॉडल भी कहते हैं गिलफोर्ड, और जो है त्रितंत्रीय वो किसने दिया? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया। तो उत्तर हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64वां क्वेश्चन देखो। 64वां क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टांत समायोजन की विस्थापन रक्षा युक्ति से संबंधित नहीं है? तो अपन विभिन्न रक्षा युक्ति पढ़ते हैं जो है आपके समायोजन में, तो उसमें विस्थापन क्या होता है कि एक जो चीज का गुस्सा है ना वो दूसरी चीज पर शिफ्ट कर देना। एक चीज का कहीं का गुस्सा है वो दूसरी चीज पर क्या कर देना? शिफ्ट कर देना। तो देखो सबसे पहले तुलसीदास का वियोग और साहित्य रचना, तो ये तो जो है विस्थापन का कोई उदाहरण नहीं है। फिर देखो परीक्षा हॉल में विद्यार्थियों के अमान्य व्यवहार से खिन्न होकर एक शिक्षक द्वारा अपना गुस्सा उनकी ओमार सीट को फाड़ देना। ठीक है, मतलब एक परीक्षा हॉल में विद्यार्थियों के अमान्य व्यवहार से खिन्न होकर एक शिक्षक द्वारा अपना गुस्सा उनकी ओमार सीट पर उतार देना और उनको फाड़ देना। तो ये क्या कर रहा है? गुस्से को शिफ्ट कर रहा है, मतलब विद्यार्थियों से उनकी ओमार सीट पर क्या कर रहा है? शिफ्ट कर रहा है। तो ये उत्तर हो सकता है, लेकिन आगे और देखते हैं। बुजुर्गों द्वारा अपनी बाल्यावस्था के अनुभवों का विस्तार पूर्वक वर्णन करना, तो ये तो है, ये आपका विस्थापन से संबंधित नहीं है। ठीक है, फिर कम सुंदर लड़कियों का अधिक श्रृंगार व तड़क भड़क
करना, तो कम सुंदर व्यक्तियों का जो है अधिक श्रृंगार और तड़क भड़क करना जो है ये आपका आता है क्षतिपूर्ति में। किसमें? क्षतिपूर्ति में। किसमें आता है? क्षतिपूर्ति में। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2 ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से, रुको एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक सामयिक बुद्धि के व्यक्ति की नहीं है बोला है। सामयिक बुद्धि मतलब संवेगात्मक रूप से स्थिर होता है। इसका जो अलग सामान्य बुद्धि होती है उससे कोई लेना देना नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। बुद्धि और सामयिक बुद्धि दोनों अलग चीज मानी गई है, ठीक है। बुद्धि अलग चीज है और सामयिक बुद्धि अलग चीज है। फिर संवेगों को सही प्रकार से प्रत्यक्षीकरण करने और अभिव्यक्त करने की योग्यता, बिल्कुल जिस व्यक्ति में सामयिक बुद्धि अच्छी होगी वो जो है संवेगों को सही प्रकार से प्रत्यक्षीकरण करेगा और उनको अभिव्यक्त करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कहां गुस्सा करना है, कहां आराम से बोलना, सारा जो एक सामयिक बुद्धि वाले व्यक्ति को पता होता है। फिर बुद्धि के अनुसार विभेदीकरण की योग्यता, तो देखो सामान्य बुद्धि से तो कोई संबंध नहीं है, तो ये तो मेरे हिसाब से गलत है, लेकिन आगे भी देखते हैं। फिर अपने और दूसरों के संवेगों को समझना, तो ये भी सामयिक बुद्धि वाले व्यक्ति की पहचान होती है कि वो अपने संवेगों को भी समझता है और सामने वाले के संवेगों को भी समझता है। फिर दूसरों के संवेगों और भावनाओं को उपयुक्त तरीके से विभेदीकरण करना, तो ये बिल्कुल सही है। तो उत्तर कौन सा गलत हो गया? दूसरा। तो अपने को पूछा ये था कि सत्य नहीं है, तो सामान्य बुद्धि का जो है सामयिक बुद्धि से कोई संबंध नहीं है, तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66वां क्वेश्चन सबसे बार बार रिपीट हो रहा है कि व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो आपको पता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत देने वाले थे सिगमंड फ्राइड, चेतन और अवचेतन मन की अवधारणा, ठीक है। और इन्होंने जो है व्यक्तित्व जो आपके मन या मस्तिष्क है उसकी तुलना बर्फ के टुकड़े से की। किससे? बर्फ के टुकड़े से की। तो ये जो है आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है सिगमंड फ्राइड का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 67, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी ऊपर मैंने एक बताया था ना द्वंद, अपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया था द्वंद वाला, और मैंने बताया आगे हम बताएंगे द्वंद के जो है प्रकार। तो ये आ गया, देखो एक बालक इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता। क्या नहीं करना चाहता? इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता, और माँ बाप के विरुद्ध जाकर उन्हें दुखी भी नहीं करना चाहता। तो निम्न में से किसके सापेक्ष इससे अच्छी तरह समझाया गया है? देखो एक बालक को उसके घर वाले बोलते हैं कि इंजीनियरिंग कर ले, लेकिन बालक इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता, और माँ बाप और इंजीनियरिंग नहीं करके माँ बाप को दुखी भी नहीं करना चाहता। तो ये आपका किस प्रकार का जो है आपका विरोधाभास है? तो ये आपका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वर्जन पर विरोधाभास। देखो ये 3 या 4 प्रकार के होते हैं, क्योंकि जो ये दोनों तो एक जैसे ही हैं। देखो पद्धति वो होता है जिसमें जो है आपको दोनों तरफ खुशी मिले। जैसे क्या करें कि आपका 3rd ग्रेड में जो है चयन हो गया टीचर में, और आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिला है। क्या मिला है? होम डिस्ट्रिक्ट मिला है। और इसके वर्सेस में आपका 2nd ग्रेड में भी चयन हो गया और थोड़ा सा दूर मिला है, ठीक है, 50-60 किलोमीटर मिला है मान लो। लेकिन यहाँ पर आपको सैलरी ज्यादा मिलेगी और यहाँ होम डिस्ट्रिक्ट है। दोनों तरफ खुशी है, लेकिन दोनों तरफ क्या है? खुशी है कि चाहे 3rd ग्रेड ज्वाइन करूं चाहे 2nd ग्रेड ज्वाइन करूं, ठीक है। दोनों तरफ दोनों हाथ में लड्डू है, तो वो होता है आपका पद्धति। मतलब दोनों खुशी है, कोई भी एक चयन कर सकते हो, और ये सबसे आसान होता है, ठीक है। ये चयन करना सबसे आसान होता है। फिर पद्धति वर्जन विरोधाभास। पद्धति वर्जन में क्या होता है? एक तरफ खुशी और एक तरफ गम, एक तरफ खुशी और एक तरफ क्या होता है? गम होता है। जैसे कोई उदाहरण के लिए देखें अपन कि एक जो बालक है, एक बालक, देखो ये उदाहरण और उस उदाहरण में अंतर है कि एक बालक, यही उदाहरण ले लेते हैं, एक बालक इंजीनियरिंग करना चाहता है। क्या करना चाहता है? एक बालक क्या करना चाहता है? इंजीनियरिंग करना चाहता है। इंजीनियरिंग करना चाहता है, लेकिन उसके माता पिता उसको मना कर रहे हैं। तो एक तरफ तो उसके क्या है? खुशी है और एक तरफ गम है, ठीक है। एक तरफ खुशी और एक तरफ गम हो तब क्या होता है? आपका पद्धति वर्जन होता है कि एक तरफ तो खुशी है किसी चीज की, लेकिन दूसरी तरफ गम है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान है रखना है। फिर वर्जन में मतलब दोनों तरफ ही आपके दुखी है। ये आगे कुआ पीछे खाई वाली बात है कि आगे भी दुख है पीछे भी दुख है, कोई एक का चयन तो करना ही पड़ेगा। तो वो होता है वर्जन। तो ऑप्शन 3 इसका वर्जन हो जाएगा, क्योंकि वो खुद इंजीनियरिंग करना नहीं चाहता और नहीं करेगा तो माता पिता दुखी, तो दोनों तरफ दुख है। तो वर्जन इसका जो है उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 68 और आज का लास्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन जो बच्चे में 22 वो देखेंगे अगली क्लास में। क्वेश्चन है कि ब्रूनर द्वारा प्रस्तावित सृजनात्मकता के पक्षों में शामिल नहीं है। देखो ब्रूनर ने जो सृजनात्मकता के पक्ष बताए थे उसमें जो है आपका प्रभाषण शामिल नहीं है। क्या नहीं शामिल है? प्रभाषण। नवीनता बिल्कुल, आश्चर्य बिल्कुल, मौलिकता बिल्कुल। तो प्रभाषण जो है आपका जो है इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो है आज के क्वेश्चन पूरे हुए। आप चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद। बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ। टेलीग्राम ग्रुप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया, जाकर जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।